अब बच्चों देखो, बाइनोमियल थ्योरम का एक और फॉर्मेट है, और वो एक और फॉर्मेट क्या है कि वो तो हम लोगों ने जब पावर इंटीजर हो तब लिखी थी हम लोगों ने। अभी इसका दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूँ, दूसरा टाइप। व्हेन पावर इज, पावर क्या मानी हम लोगों ने, एन। व्हेन पावर इज, या तो पावर नेगेटिव हो और इन फ्रैक्शन, और या फिर फ्रैक्शन लो। जब पावर नेगेटिव लो, फ्रैक्शन लो, तो क्या होगा, तो बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगेगी, है ना। तो देखो इसके लिए क्या है, इसके लिए जरूरी है कि जो बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, तो जिस पे लगानी है उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप, नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज क्या है, नंबर पहली बात, पहले कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन, पहली नेसेसरी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट स्टेप शुड बी वन, फर्स्ट स्टेप शुड बी वन। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप एक होना चाहिए। दूसरा सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप को हम लोग एन मान, एक्स मान लेते हैं। सेकंड स्टेप एक्स जो है शुड बी, सेकंड स्टेप जो एक्स है, सेकंड स्टेप का एक्स मान लिया, शुड बी लेस देन वन। वो वन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी एक्स जो है वो लेस देन वन होना चाहिए। ये है। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगेगी देखो। देखो कैसे लगेगी। अगर हम लोग ये बोले कि पहला स्टेप है वन, दूसरा स्टेप है वन से छोटा, एक्स छोटा होना चाहिए वन से, है ना, और पावर लगी हुई है एन, तो ये बाइनोमियल थ्योरम कैसे ओपन होगी, बाइनोमियल थ्योरम ओपन होगी वन प्लस ये एन आ गया जाएगा, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब। और ये कितने टर्म्स आएंगी, आएंगे इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी। तो ये जो है ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मेट है। लेकिन क्यों, क्योंकि x लेस देन वन है, और x लेस देन वन है, यानी पॉइंट्स में होगा और पॉइंट में होगा। तो जब हम लोग x को जो है इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो छोटी चीज का स्क्वायर और क्यूब बहुत छोटा हो जाता है। जब छोटी चीज को, जैसे मान लो 0.2 है, तो 0.2 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो ये हो जाता है 0.02, बहुत छोटा हो जाता है। तो इसलिए अगर अपन के हाई पावर को, x के हाई पावर को नेग्लिजिबल कर दें, अबव देन x, यानी x स्क्वायर पर x क्यूब अगले टर्म्स को अगर नेग्लिजिबल माने, ये हाई पावर of x is taken, is take, is taken as negligible, यानी इनको अवॉइड करें हम लोग, इनको अवॉइड करें तो ये दो टर्म बच जाएगी। तो हमारी बाइनोमियल थ्योरम इतनी काम में आनी है, तो हम लोग लिखेंगे वन प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स। ये पहला तरीका लिखने का। आपको कल दो टर्म लिखनी है, वन प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, ये दो टर्म लिखनी है बस आपको। ये एन आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने यूज भी करी थी बाइनोमियल थ्योरम, जब मैं आपको एरर समझा रहा था, जब मैं पावर वाला समझा रहा था, तो मैंने एम को और एन को जो पावर थी उसको आगे लिया था। तो ये वन प्लस एन एक्स, ये ऐसे लिख लेंगे। अगर ऐसा हो मान लो, बस ये चार चीजें याद रखनी है आपको। जैसे मान लो यहाँ एक्स का ये माइनस हो, तो पावर एन लगी हो तो भी आ जाएगा वन माइनस एन एक्स। तीसरा देखो, अगर ऐसा हो वन प्लस एक्स पावर लगी हो माइनस एन, फिर आगे आ जाएगा वन माइनस एन एक्स, ये माइनस आगे आके एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और चौथा देखो, अगर अपन ऐसा लिखे वन माइनस एक्स पावर माइनस एन, तो भी ये माइनस एन आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस एन एक्स। तो नोट करो इसको, ये बाइनोमियल थ्योरम का पैटर्न है, इस तरह से लिखते हैं बाइनोमियल थ्योरम को। दिस इज फॉर एनी इंडेक्स।
देखो मुझे इसका कैमरा साफ करने से बड़ा धुंधला धुंधला आ रहा है। तो ये 4 फॉर्मेट है, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को। हो गया बच्चों? देखो इसका एक एग्जाम्पल करके बता रहा हूं मैं आपको। सौरभ जल्दी कर लो। देखो एक एग्जाम्पल देखो, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक आप करना। जैसे मान लो अपने को निकालना है अंडर रूट 99, तो अंडर रूट 99 ये निकालना है आपको। अपना क्वेश्चन ये है, फाइंड अंडर रूट 99। अब ये कैसे निकालें? इस अंडर रूट 99 को अपन क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 पावर हाफ। 100 माइनस 1 पावर हाफ, 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब अगर इसको इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम लगानी है तो पहला स्टेप होना चाहिए 1, दूसरा स्टेप होना चाहिए 1 से छोटा। अब अगर हम लोग इसको फर्स्ट स्टेप माने तो ये 1 नहीं है, और अगर अपन इसको फर्स्ट माने तो चलो ये 1 है, लेकिन ये 100 1 से छोटा नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें 100 कॉमन लेते हैं। ये हम लोगों ने इसमें से कॉमन लिया 100 कॉमन लिया, तो ये अपने साथ में पावर लेके भी निकला। ये पावर लेके निकला, पावर इसका भी राइट है तो इसने ले लिया। और यहाँ से 100 कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचा 1, और 1 में 100 नहीं है तो यहाँ बचा 100 का डिवाइड कर दिया इसमें। और ये पावर लगाई हम लोगों ने हाफ, हाफ लगाई। तो ये देखो 100 पावर हाफ कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 10। और ये 1 माइनस 100, अब 1 माइनस 1 अपॉन 100 पावर कितनी है? हाफ। इसमें लगा देते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। है इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करें तो ये हाफ क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 100। एलसीएम है तो ये आ जाएगा 10, एलसीएम आ जाएगा 200, और ये हो जाएगा 200 माइनस 1, ये आ जाएगा 10 इंटू 199 अपॉन 200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और इसका आंसर आ जाएगा 199 अपॉन 20। क्या आंसर आ जाएगा? तो नोट करो उसको। ये कर तो नहीं दिया था अपन ने? हो गया था सर। क्या कह रहे हो? हो गया था। हो गया था क्या ये सारा? यस सर। अच्छा, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ चालू तक करते हो हैं। गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं।
तो चलो आगे चल रहे हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम तो कंप्लीट हो गई थी, मैंने दोबारा पढ़ा दिया। अब हम लोग चालू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हम लोग स्टडी करने वाले हैं ग्राफ्स की। तो हेडलाइन डाल दो स्टडी ऑफ ग्राफ्स या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और सबसे पहले हम लोग ये भी पढ़ लिया था क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी? नो सर। अच्छा, तो हेडलाइन डाल दो स्टडी ऑफ ग्राफ, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ ग्राफ। ये इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टडी ऑफ ग्राफ का फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ये क्या होती है, सबसे पहले देखना हम लोग ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, है ना? देखो पहले हम लोग ग्राफ कैसे बनाते थे, हमें एक इक्वेशन मिलता था, उस इक्वेशन के अंदर हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू रखते थे, एक्स की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू निकालते थे, फिर ग्राफ पेपर में पॉइंट्स लगा के ग्राफ बनाते थे। अब अपने को इस आदत से छुटकारा चाहिए, हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे ग्राफ, हम लोग इक्वेशन देखेंगे और इक्वेशन का पैटर्न देख के ग्राफ बना देंगे। बस अपने को इक्वेशन याद होना चाहिए, वो इक्वेशन है किसका। तो देखो स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले इक्वेशन पता होना चाहिए। ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब भी जिनके बीच में ग्राफ बना रहे हो उनके बीच में सिंगल पावर हो, उनके बीच में अगर सिंगल पावर हो, दोनों के सिंगल पावर का रिलेशन हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब भी कभी दो वेरिएबल के बीच में सिंगल पावर हो और सिंगल पावर रिलेशन हो यानी लीनियर इक्वेशन हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। व्हेनेवर देयर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशन हो, दो वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशन हो, यानी कि दोनों के सिंगल पावर, दोनों के सिंगल पावर होगी, सिंगल पावर ऑन ईच वेरिएबल, दोनों के बीच में सिंगल पावर हो, तो तब ग्राफ बनेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देन शेप ऑफ ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा क्या बनेगा, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन के लिए जरूरी कंडीशन है कि दोनों के ऊपर सिंगल पावर हो, है ना, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो, दोनों के सिंगल पावर हो, दोनों के लीनियर रिलेशन हो, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। आपको हमेशा किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है इक्वेशन। एग्जांपल देंगे जब और क्लैरिटी आएगी, आपको हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले आओ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, m जो है इसको अपन बोलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। m की वैल्यू tan थीटा होती है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है ये x एक्सिस से एंगल कितना बनाएगी, एंगल हम लोगों को नापना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। इसे m को क्या बोलते हैं, m इज वेयर m इज स्लोप, मतलब tan थीटा, स्लोप हमेशा tan थीटा से निकालते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस m को बोलते हैं हम लोग स्लोप। स्ट्रेट लाइन टेढ़ी कितनी है, झुकी हुई कितनी है ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर थीटा, थीटा क्या है, विद थीटा इज एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन with x axis and x axis, x axis के बीच में स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कितना है ये बताता है थीटा, और m जो होता है स्लोप होता है, इसको tan थीटा भी बोलते हैं, मतलब m tan थीटा होता है।
और ये सी क्या होता है, सी ये है कि वो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को काटती हुई कहां से जाएगी, और काटने को बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट, है ना, काटने को अपन बोलते हैं इंटरसेप्ट की कितना हिस्सा काटेगी। सी क्या होता है, सी होता है इंटरसेप्ट कट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को ये कहां काटेगी, ये होता है सी। तो एम जो होता है, एम तो क्या होता है, एम तो होता है स्लोप यानी टेन थीटा, ये कितना एंगल बनाएगी वो एक्स एक्सिस से, और सी जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट। तो एक बार नोट करो इसको। हो गया। हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल जब भी तुम्हें इक्वेशन दिया जाए, आप हमेशा इस फॉर्मेट में लेके आओगे y इक्वल्स टू mx प्लस c, और इस फॉर्मेट में लेने के बाद में सबसे पहले ये चेक करना है m कितना है, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन टेढ़ी कितनी होगी, और तुम्हें ये पता करना है कि c कितना है, c से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वो x एक्सिस को y एक्सिस को कहां काटेगी। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। अगर m पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव है, इफ m इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी। एंगल आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखना है। इफ m इज पॉजिटिव then straight line, then straight line will be making acute angle with x axis
एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन एक्यूट एंगल बनाएगी इससे एक्स एक्सिस से। और अगर एम नेगेटिव है, अगर एम नेगेटिव है देन आपको ये पता करना है कि एम कितना है, आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है। वाई को आपको अकेला रखना है और पॉजिटिव रखना है, और बाकी माल को इधर भेज देना है, बाकी पूरे सामान को, पूरे कचरे को इधर भेज देना है, एक्स वाला और सी वाला। एक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो स्लोप बोला जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें ना तो एक्स लगा हुआ है ना वाई लगा हुआ है, वो कांस्टेंट टर्म इंटरसेप्ट बोली जाएगी। तो ये जो है एम से हमें पता चलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन टेढ़ी कितनी है। So m is negative. If m is negative, then straight line will be making obtuse angle. Obtuse angle का मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, है ना, और एक्यूट एंगल का मतलब थीटा लेस देन 90 होगा। समझ गए? ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर आपको चेक करना है सी कितना है। तो सेकंड नो, ये याद रखो, याद भी करते चलो। अभी मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, बहुत सारे केसेस दूंगा, 6 केसेस के, और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे बनेगी। तो सेकंड नोट देखो, नोट नंबर 2। अब देखना आपको सी, अगर सी पॉजिटिव है, अगर सी पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगी, देन स्ट्रेट लाइन विल कट पॉजिटिव वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगी। और अगर सी नेगेटिव है, अगर सी नेगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगी। देन स्ट्रेट लाइन will cut negative y axis। समझ गए? तो ये केसेस याद रहेंगे तो तुरंत बन जाएगा ग्राफ। अभी मैं सारे केसेस ले रहा हूं इसके, फिर एक एग्जांपल करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
हो गया बच्चों? तो देखो आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मैं अलग अलग केसेस ले रहा हूं, बेटा रहा हूं मैं, नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपको केवल एम देखना है और सी देखना है। देखो केस नंबर 1 देखो, अगर इक्वेशन ऐसा हो, if equation is y equals to mx plus c, अगर इक्वेशन ऐसा हो तो यहाँ m भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। m पॉजिटिव होने का मतलब एक्टिव ट्रायंगल बनाई, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर आपने आपको हमेशा अपने पागल मत हो ठीक है, सर मुझे डांटेंगे। कौन आ गया, छोटा भाई आ गया क्या मंगनी है, छोटा ब्रदर आ गया क्या परेशान करने? देखो पहला केस देखो, if y equals to mx plus c, m भी पॉजिटिव c भी पॉजिटिव, m पॉजिटिव होने का मतलब एक्यूट ट्रायंगल बनाएगी और c पॉजिटिव होने का मतलब पॉजिटिव y एक्सिस को काटेगी। तो देखो ऐसे पॉजिटिव y एक्सिस को काटने का मतलब यहाँ कहीं काटेगी स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ कहीं काटेगी तो यहाँ काटती है, दो बन सकती है, एक तो ऐसे और एक बन सकती है ऐसे, लेकिन अपने को ऐसे बनानी है ना, ताकि ये एंगल जो है एक्स एक्सिस से नापना है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापना है, क्योंकि हमने एंगल जो है वो ऐसे बनाना सीखा है। 30 डिग्री का बनाना है हम ऐसे बनाते हैं, 60 डिग्री 45 का बनाना है ऐसे बनाते हैं, 60 डिग्री का बनाना है ऐसे बनाते हैं, 90 का ऐसे बनाते हैं। हम लोग एंगल बनाने के लिए ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो ये एंगल ये देखना, तो ये एंगल को क्या एक्यू लेस देन 90 और यहाँ से लेके ये हो जाएगा सी। तो ये जो भी सी है वो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 सी, क्योंकि y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ के 0 सी। तो ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखो, अगर इक्वेशन हो ऐसा, अगर इक्वेशन आपका ऐसा हो कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऐसा हो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब इसके अंदर m तो है नेगेटिव और c है पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है m तो है नेगेटिव, नेगेटिव होने का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, और c है पॉजिटिव, c पॉजिटिव होने का मतलब पॉजिटिव y एक्सिस को काटेगी, तो वो कैसे बनेगा, पॉजिटिव y एक्सिस मतलब यहाँ पे ही काटना है और एंगल बनाना है क्यों, तो उसके बाद इधर से निकलेगी, उसके बाद निकलेगी ऐसे, ताकि ये वाला एंगल क्या हो जाए, आपको x एक्सिस से ऐसे ही नापना है एंगल में, ऐसा नहीं कि ये वाला नाप लिया मतलब ये वाला नाप लिया, ये तो ऐसे नापेगा, x एक्सिस से पेन उठाते हुए ऐसे नापना आपको। तो ये जो है एंगल ये ग्रेटर देन 90 हो गया और ये c हो गया, यहाँ से लेके आता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 सी। केस नंबर 4 देखो, अगर ऐसा हो इक्वेशन y mx minus c, अगर इक्वेशन का फॉर्मेट ये हो y mx minus c, तो देखो m तो इसमें पॉजिटिव दिख रहा है और c दिख रहा है इसमें नेगेटिव, तो ये कैसा बनेगा, c नेगेटिव होने का मतलब ये नेगेटिव साइड में काटेगी, ये नेगेटिव y एक्सिस को काटेगी, नेगेटिव m पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंगल अब कैसे बने, कैसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, तो कैसे बनाएंगे, ताकि ये जो एंगल है ये क्या हो जाए, एक्सिस एंगल हो जाए, तो ये सी जो ये नेगेटिव साइड में आ जाए, रेडियल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, रेडियल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 माइनस सी। नोट करेंगे चीजों के,
तो आपको केवल इक्वेशन से पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। बस सबसे पहले तो ये पता कर लो कि स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी। इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में y = mx + c तो स्ट्रेट लाइन बनती कहते हैं, मतलब दोनों पे सिंगल पावर, y पे भी सिंगल पावर, x पे भी सिंगल पावर। फिर m देख लो, c देख लो, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कहां कट करेगा, एंगल कैसा बनेगा, सब पता चल जाता है। केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 4 देखो, ये थर्ड था यार, फोर्थ नहीं था, ये थर्ड था। केस नंबर 4 था मेरा। केस नंबर 4 देखो, अगर ऐसा हो y = -mx - c, मतलब m भी नेगेटिव हो और c भी नेगेटिव, m भी नेगेटिव, c भी नेगेटिव, है ना। तब क्या होगा, m नेगेटिव होने का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा और c नेगेटिव होने का मतलब नेगेटिव साइड में काटेगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो कैसे बनेगा ग्राफ, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है और नेगेटिव साइड में काटना है। m नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइड मतलब इधर काटेगा और ऑब्ट्यूज एंगल तब बनेगा जो कि ऐसे जाएगी। ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया और ये जो है ये c हो गया। इस जगह कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस जगह कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 - c। तो सर अगला केस देखो, केस नंबर, अगर ऐसा हो कि y = कैसा हो, केवल mx हो, केवल mx, कि y = mx, c हो ही नहीं, c हो ही नहीं, इक्वेशन केवल क्या हो, y = mx, यानी m पॉजिटिव है लेकिन c कितना है, c 0 है, कांस्टेंट टर्म हो ही नहीं। तो कैसा बनेगा, अब ये y एक्सिस को कट तो करेगी नहीं, मतलब y एक्सिस पे काटेगी नहीं, y एक्सिस पे नहीं काटेगी तो ओरिजिन से निकलेगी, और ओरिजिन से निकलेगी और एंगल कैसा बनाएगी, एक्यूट। तो कैसा बनेगा ग्राफ, ग्राफ बनेगा ऐसा, ओरिजिन से निकलेगी और ये <90 क्योंकि m जो है वो पॉजिटिव है। एक लास्ट केस और देखो, हो सकता है ग्राफ का पैटर्न ऐसा हो, केस नंबर 6, ग्राफ ऐसा हो, y = -mx, -mx होने का मतलब c तो है 0 और m है नेगेटिव, तो m नेगेटिव होने का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी और c 0 है तो ओरिजिन से निकलेगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ में सिर्फ ऐसा आएगा, ओरिजिन से निकालना है और ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। तो ये ओरिजिन से निकाला, ये बन जाएगा ग्राफ, ये y एक्सिस, ये -y, ये -x, ये x, और ये एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये हो गए आपके सारे केसेस स्ट्रेट लाइन के। याद रहेंगे तो बहुत आसानी से ग्राफ बना पाएंगे हम लोग। नोट करो सारे केसेस। तो ये सारे केसेस याद रखने हैं। सारे केसेस याद रहेंगे तो हम लोग बहुत आसानी से ग्राफ बना पाएंगे स्ट्रेट लाइन के। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि ये काम खत्म हो स्ट्रेट लाइन का। कल तक ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा मैं और उसके बाद में वेक्टर चालू करेंगे हमारा मेन कोर्स।
देखो एक ग्राफ ले रहा हूं, नोट नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में नोट कर लेना। मान लो मुझे ये क्वेश्चन मिला, ड्रॉइंग ग्राफ between x and y for the equation 2y plus 6x minus 8 equals to 0. Also find coordinates where graph will cut x-axis and y-axis. ग्राफ x-axis और y-axis को कहाँ काटेगा ये भी अपने को पता करना है। देखो कैसे निकालें, आपका इक्वेशन ये दे रखा है 2y plus 6x minus 8 equals to 0। मैंने आपको कहा था इसको y equals to mx plus c के फॉर्म में लाएं, y को अकेला करें, पॉजिटिव रखें और बाकी चीजों को इधर भेज दें। तो मैंने 2y equals to इसको लिखा minus 6x plus 8, इधर देखा दोनों को, 2y को डिवाइड करके y को अकेला रखना, मुझे सिंगल रखना है क्योंकि मुझे लाना है y equals to mx plus c के फॉर्म में। तो इसको लिखा मैंने y equals to minus 6 upon 2x plus 8 upon 2। तो क्या क्या y equals to minus 3x plus 4, ये इक्वेशन आ गया। इसका कंपेयर कर दो y equals to mx plus 6, है ना, इससे कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करने पे अपने को पता चला कि m तो कितना है, m तो है -3, x के साथ में जो लगा हुआ है वो m है, तो m तो है -3। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी और c जो है वो x लेस और y लेस करते तो CF4, तो CF4, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड के साथ 4 का इंटरसेप्ट काटेगी। देखो जो तो पॉजिटिव साइड पे 4 का इंटरसेप्ट काटना है, यहाँ पर यहाँ 4 का इंटरसेप्ट काटना है पॉजिटिव y साइड में, एंगल बनाना है क्यों, ऑब्ट्यूज, क्योंकि m नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे बनेगा। ये 4 का इंटरसेप्ट काटा तो ये 4 हो गया, इस जगह कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0 4, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है और ये एंगल हो गया ऑब्ट्यूज। चाहे तो अपन ये एंगल भी निकाल सकते हैं। अच्छा मान लो मुझे इस जगह की कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो देखो अपना ये कांसेप्ट हो गया। ये क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट वेयर ग्राफ विल कट x एक्सिस, x एक्सिस को कहां कट करेगा तो वो भी निकाल दें, और y एक्सिस को कहां कट करेगा 0 4 पर। इसका आंसर तो ये हो गया 0 4 पर कट करेगा भाई। अब x एक्सिस को कहां कट करेगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा, है ना, और यहां से भी tan पाई माइनस थीटा निकल गया। यहाँ के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो दूसरे तरीके से पता कर सकते हैं। छोड़ो इसको, अगर ये यहाँ काट रही है तो यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे x 0, तो आप इक्वेशन के अंदर y 0 रख दो, है ना, आप इस इक्वेशन में y 0 रख दो। ये इक्वेशन आया है y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 4, ये इक्वेशन आया है। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पुट y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4, 3x इधर जाएगा तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 4/3, ये आ गया इस जगह के कोऑर्डिनेट 4/3।
तो इस जगह कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इस जगह कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4/3 0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगी यार। तो आराम से सॉल्व हो जाता है, बस आपको याद रहनी चाहिए थ्योरी। तो आ गया बच्चों समझ में? डन करो मुझे, वो नोट भी कर लो इसको। क्लियर है आज का लेक्चर? सभी बच्चों के सभी कमेंट चाहिए। सभी बच्चों के नहीं आए कमेंट? YouTube पे वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें वहां पे। YouTube से देखें, टीचमेंट से ना देखें, YouTube से देख लें जब भी रिपीट करना हो। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे बढ़ाएंगे। हिमांगिनी हो गया आपका? ओके बच्चे, चलो बाय बाय, सौरभ बाय, ललित, हिमांगिनी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय सर।